नमस्कार। तारीख थी 21 मार्च 2024। एक मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। और ये सब हुआ एक शराब नीति को लेकर। तो आखिर दिल्ली शराब मामले की हकीकत क्या है? क्या ये वाकई एक घोटाला था या फिर एक बहुत गहरी साजिश? चलिए आज इस पूरे तस्वीर को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए सीधे इस मामले के सबसे बड़े और सबसे अजीब सवाल पर आते हैं। सोर्स की माने तो ये शायद देश के इतिहास का पहला ऐसा भ्रष्टाचार का घोटाला था जहां सरकार का पैसा घटने के बजाय उल्टा बढ़ गया था। अब सवाल यह है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, पूरे 27%। इस नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने अपने तय किए गए रेवेन्यू टारगेट से 27% ज्यादा पैसा कमाया। मतलब सरकार का अंदाजा था कि करीब 7,041 करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन आए कितने? लगभग 8,900 करोड़ रुपए। आमतौर पर तो घोटालों में सरकारी खजाना खाली होता है, पर यहां तो भर रहा था। और इसी बात ने इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सरकार को फायदा हो रहा था तो ये मामला शुरू ही क्यों हुआ? सोर्स का कहना है कि इसकी असली जड़ें सियासत में हैं। कहानी शुरू होती है आम आदमी पार्टी के उभार और उसके साथ बजी कुछ खतरे की घंटियों से। देखिए, सिलसिला कुछ यूं है। 2020 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में दोबारा जीतती है। फिर 2022 में पंजाब में एक तरफा जीत हासिल करके सरकार बना लेती है। ये थी दूसरी खतरे की घंटी। और इसके बाद पार्टी ने गुजरात, जो कि सत्तारूढ़ दल का एक मजबूत कड़ माना जाता है, वहां सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सोर्स के मुताबिक बस यही थी वो तीसरी और आखिरी खतरे की घंटी, जिसके बजते ही चीजें बहुत तेजी से बदलने लगीं। और यहीं से इस शराब नीति मामले और गिरफ्तारियों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आधिकारिक तौर पर आरोप क्या-क्या लगाए गए थे। तो हुआ ये कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट में कहा कि 2021-22 की जो नई एक्साइज पॉलिसी थी, उसमें कई नियम तोड़े गए। आरोप लगाया गया कि उस वक्त के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नियमों के खिलाफ जाकर कुछ फैसले लिए, जिससे सरकारी खजाने को पता है कितना? पूरे 580 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और यहां एक बात गौर करने वाली है, रिपोर्ट लिखने वाले, उसे मंजूरी देने वाले और जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई, ये सभी केंद्र सरकार के अधीन काम करते थे। इस पूरे केस में जो सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल हुआ, जिसे सोर्स ने एक ब्रह्मास्त्र का नाम दिया है, वो है PMLA, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सोचिए, ये कानून असल में तो ड्रग्स की तस्करी और आतंकवाद को होने वाली फंडिंग जैसे बड़े अपराधों से लड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन सोर्स का दावा है कि यहां इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया गया। अब इस कानून की सबसे खतरनाक बात है इसकी जमानत की शर्त। आमतौर पर हमारे देश का कानून क्या कहता है कि कोई भी तब तक निर्दोष है जब तक वो दोषी साबित ना हो जाए। लेकिन PMLA में ये पूरा का पूरा सिद्धांत ही उल्टा हो जाता है। यहां जमानत पाने के लिए आपको ही पहले ये साबित करना होगा कि आप बेगुनाह हैं, जो कि जेल में रहते हुए लगभग नामुमकिन सा काम है। तो सालों की जांच, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों और जबरदस्त मीडिया ट्रायल के बाद जब यह मामला आखिरकार अदालत में पहुंचा, तो एक ऐसा फैसला आया जिसने सबको हैरान कर दिया। सोर्स के अनुसार अदालत के इस फैसले ने तो मानो प्रोसिक्यूशन के पूरे केस की बुनियाद ही हिलाकर रख दी। कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, और मैं यहां सोर्स से सीधे कोट कर रहा हूं, एक्साइज पॉलिसी का जो केस सीबीआई ने पेश करने की कोशिश की, वो अदालती जांच में टिक नहीं पाया और ये पूरा का पूरा केस ही बेबुनियाद साबित हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर केस बेबुनियाद था तो करोड़ों रुपए के इस घोटाले का सबूत क्या था? सोर्स के मुताबिक सीबीआई ने सबूत के तौर पर कुछ ढीले ढाले कागज के टुकड़े पेश किए, जिन पर पेंसिल से कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ था। जाहिर है अदालत ने ऐसे कागजों को कोई पुख्ता सबूत मानने से साफ इनकार कर दिया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे सनसनीखेज पहलू पर, जो जुड़ा है मामले के मुख्य गवाह शरद चंद्र रेड्डी से, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए। जरा घटनाओं का ये क्रम देखिए। सबसे पहले शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के ठीक 5 दिन बाद उनकी कंपनी सत्तारूढ़ दल को 5 करोड़ रुपए का चंदा देती है। फिर वो AAP नेताओं के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके ठीक 2 महीने बाद उनकी वही कंपनी उसी पार्टी को 25 करोड़ रुपए का एक और बड़ा चंदा देती है। जांच के तरीकों पर कोर्ट की टिप्पणी बहुत ही सख्त थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सीबीआई ने पहले से ही एक कहानी तय कर ली थी और फिर उस कहानी में फिट होने के लिए सबूतों को और तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया।
अदालत ने इसे जांच नहीं बल्कि एक कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज यानी एक सोची समझी कवायद करार दिया। और जिन्हें इस पूरे मामले का किंगपिन यानी सरगना बताया जा रहा था, उन अरविंद केजरीवाल के बारे में अदालत ने क्या पाया? पहली 3 चार्जशीट में तो उनका नाम तक नहीं था। उनका नाम जोड़ा गया चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में। कोर्ट के मुताबिक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि केजरीवाल साजिश की किसी भी मीटिंग में किसी भी सह आरोपी से मिले थे। किंगपिन होने का आरोप पूरी तरह से हवा हवाई साबित हुआ। सोर्स का तर्क है कि ये कहानी सिर्फ दिल्ली या एक शराब नीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक टेम्पलेट हो सकता है, एक ऐसा राजनीतिक तरीका जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या है ये टेम्पलेट? सोर्स के मुताबिक इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। स्टेप 1, केंद्रीय एजेंसियों से जांच शुरू करवाओ। स्टेप 2, चार्जशीट के आधार पर एक जबरदस्त मीडिया ट्रायल चलाओ। स्टेप 3, राजनीतिक विरोधियों को बिना जमानत वाले सख्त कानूनों के तहत सालों तक जेल में रखो। और नतीजा? जब तक अदालत का फैसला आता है तब तक तो चुनाव ही खत्म हो चुके होते हैं। और आखिर में सोर्स एक बहुत ही बुनियादी और गंभीर सवाल हम सबके सामने छोड़ जाता है। तब क्या होता है जब न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया सिस्टम ही खुद कटघरे में आ खड़ा हो? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस एक केस पर नहीं बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के भविष्य पर सोचने के लिए मजबूर करता है।